गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गौतम जी, आप गायब हैं, कब से गायब हैं? सर सिस्टर की शादी थी, इसीलिए 2-3 दिन 4-5 दिन गायब रहा अच्छा था। सॉरी अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रविनेश जी। आज मुझे फीवर है सुबह से, पता नहीं, अरे मौसम बदल रहा है ना। सर दवाई नहीं ली क्या? अभी तो ऐसे ही दवा दे ली, कुछ पैरासीटामोल वगैरह। तो सर अगर नहीं मन हो तो रहने दीजिए। नहीं, मन है, मन बिल्कुल है। ऐसे भी बैठे रहेंगे, ऐसे हाँ पढ़ाएंगे सर, तो भी। चाहो तो रेस्ट कर सकते हो आज। नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं है। ज्यादा हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है। तो सर थोड़ा ही रख लीजिए फिर। क्या बोल रही हैं? थोड़ा ही रख लीजिए फिर, मतलब। हाँ देखिए, कितना, थोड़ा नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे- सर, हाँ आप तो, बुखार के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा आ जाता है। और हाँ, कुछ काम करते रहते हैं तो फिर वो नहीं आएगा। महसूस नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। बस नींद अच्छे से ले लेना, आप सही हो जाएगा। हाँ, दवा ली है, पैरासीटामोल लिया है। एक सर जीफी वगैरह ले लेते साथ में। हाँ, जीफी तो एंटीबायोटिक है। अब देखिए वायरल है, क्या है, वायरल होगा तो जीफी का कोई यूज ही नहीं है ना। जी सर। लेकिन अगर एंटीबायोटिक रहता है तो थोड़ा सही हो जाता है। हाँ जी। बस अच्छे से आज नींद ले लीजिएगा। बिल्कुल। या अच्छा, हम, अगर हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अगर नहीं, कोई आयुर्वेदिक उपचार नहीं तो जैसे कहते हैं हल्दी और दूध ले लो तो सही हो जाता है। वो तो चला करता हाँ है। अच्छा, हम लोग विजयनगर पढ़ रहे थे, है ना। कहाँ तक हो गया था जी। विजयनगर में? सर पता नहीं, उस दिन मेरा छूटा था, लास्ट में हम कवर भी नहीं कर पाए अभी। अच्छा, बताइए, बाकी लोग तो थे। सदाशिव अंतिम शासक था, वहां तक किया था। सदाशिव किस वंश का अंतिम शासक था? सुलु वंश। सालुव, सालुव वंश, सुलुभ नहीं, सालुव। ठीक। वंशों के नाम बताइए जरा, सीक्वेंस से। आयुषी जी आप बताइए, आयुषी जी, आयुषी जी, आयुषी जी आप बताइए। और कोई नहीं बताएगा। सर वंश में क्या मतलब, कौन से वंश में? विजयनगर साम्राज्य में गुड। 4 वंशों ने शासन किया था, सर उन सभी वंश। विजयनगर हमने क्लास नहीं की थी। पिछली क्लास में मैंने नहीं थी आप? कंप्लीट नहीं, और मैंने कंप्लीट भी नहीं किया। अच्छा, लेकिन सॉरी। करिए, क्योंकि देखिए। हाँ सर, कल कल तक मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगी। अभी बीच हाँ में बहुत ठीक सारे है। क्लासेस छूटे हैं, तो हाँ, कल तक मैं कर अभी लूंगी। हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा बर्डन बढ़ता जाएगा, और फिर ये एक जी। प्रेशर बन जाएगा बहुत बड़ा। ठीक हाँ है। सर, थोड़ा बिजी थी इधर, तो इस वजह से थोड़ी सी। कोई बात नहीं। अरविंद जी आप बताइए। अरविंद जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आप ऐसा कर सर सकते हैं, आज 3 के आप कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं। नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि ये आज खत्म हो जाएगा तो इसको एटलीस्ट खत्म कर दें, है ना, नहीं फिर ये अधूरा रह जाएगा, तो इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है। और फिर अदरवाइज फिर टेस्ट जो बनाने में फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर कुछ अधूरी रह गई है तो कहाँ से कहाँ तक का लिया जाए, तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ज्यादा नहीं बचा है, आज खत्म हो जाएगा ये। बताइए बताइए अरविंद जी। जी सर, 3 का पता है, संगम और सुलभ और तुलुभ। संगम, सालुव, तुलुव, चौथे का नाम हाँ सर, 3 का ही पता। आरावेडु। अराबिड वंश। जी आरावेडु। सर। ठीक है। शैलेंद्र जी, सर। आप थे ना क्लास में? जी सर, क्लास में था मैं। संगम वंश के शासकों के नाम बताइए सीक्वेंस से।
सर इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी, दोनों भाई थे। ठीक है। और उसके बाद सर हरिहर द्वितीय, और फिर सर देवराय प्रथम या द्वितीय कुछ था, और लास्ट में सर विरूपाक्ष द्वितीय थे जो शासक थे। ठीक है। सबसे पहले हरिहर प्रथम, हरिहर के बाद बुक्का। हरिहर और बुक्का ने 10 साल तक मिलकर भी शासन किया था। उसके बाद हमारे आते हैं हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, फिर देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। ठीक। विभू जी आप थे ना क्लास में? जी सर। ये बता दीजिए कि पहला बलापहार किसने किया था? पहला बलापहार किसने किया था? ये सर कुछ लास्ट में हुआ था ना, विरूपाक्ष द्वितीय के बाद कोई नरसिंह सालुब करके थे नरसिंह उनके समय सालुब। में। हाँ, नरसिंह सालुब ने पहला बलापहार किया था। ठीक है। मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी। कुसुम जी आप बताइए कि ये जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे ये किसकी उपासना करते थे? आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आ रही। हाँ, जी कुसुम सर, आ जी। रहे हैं। कुसुम जी बताइए, विजयनगर साम्राज्य के शासक जो थे वो किसकी उपासना करते थे? सुनील जी हैं? सर शिव भगवान की। शिव की। शिव के किस रूप की उपासना करते थे? विरूपाक्ष रूप की। विरूपाक्ष की। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। विरूपाक्ष की उपासना करते थे, शिव के विरूपाक्ष रूप की उपासना करते थे। ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मीनाक्षी जी। ये बताइए कि गज सॉरी सर, लेट हो गया था थोड़ा। कोई बात नहीं। आ, अभी तो शुरू भी नहीं किया है। गज बेटकार किसकी उपाधि थी? गज बेटकार किस विजयनगर साम्राज्य के शासक की उपाधि गज बेटकार थी? पता है आपको? अतुल जी आप बताइए, गज बेटकार किसकी उपाधि थी? सर देवराज सेकंड, और सर मल्लिकार्जुन को भी बोलते थे। गज बेटकार का मतलब क्या है? हाथियों का शिकार करने वाला। हाथियों का शिकार करने वाला। और माहुआन किसके शासनकाल में भारत आया था? सर मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के शासनकाल में माहुआन भारत आया था। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने ली थी? मैं एक सेकंड पूछूंगा। नंदिनी जी। यस सर। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने ली थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठा। सर एक्चुअली इसका रिवीजन नहीं किया है, याद नहीं आ रहा। सुनील जी हैं? सर बुक्का प्रथम ने। हाँ, बुक्का प्रथम ने की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है। एक आखिरी सवाल बस, प्रभिनेश जी। जी सर। यवन राज स्थापनाचार्य कौन था? यवनराज स्थापनाचार्य सर, ये हरिहर प्रथम थे। ये मैंने बताया था आप लोगों को कि नहीं बताया था? यवन राज स्थापनाचार्य बताया जी था। सर, सर कृष्णदेवराय के थे। कृष्णदेवराय थे सर। हाँ। हाँ ठीक है। तो अगर कृष्णदेव राय मैंने बताया था तो सालू वंश के बाद तुलु वंश भी हो गया था, इसका मतलब? हाँ सर पूरा हो गया जी था तुलु सर। वंश। सर सदाशिव राय में सर लास्ट में सर राम राय की जो बात आती है सर, वहां तक हुआ। हाँ।
यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि कृष्णदेव राय थी। कैसे, क्यों ली थी ये उपाधि, कोई बताएगा? सर गुलबर्गा का सर महमूद सेकंड था सर, उसको सर वापस गद्दी दिलाने के लिए सर, एकदम ठीक एग्जैक्टली है, सर याद नहीं है बिल्कुल सर, नहीं, शायद बिल्कुल सही ऐसा है, कुछ कोई है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक। तो कृष्णदेव राय हो गया था, और मेरे ख्याल से आमुक्त माल्यद की रचना भी की थी, ये भी मैंने बता दिया था कि आमुक्त माल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने की थी, ये बताया था मैंने। जी सर। आमुक्त माल्यद किस किस विषय पर लिखा गया ग्रंथ था? राज्य व्यवस्था। राज्य प्रशासनिक व्यवस्था। नीतियों। किस किस भाषा में था, ये बताया था मैंने? तेलुगु। तेलुगु शायद था। तेलुगु भाषा, इन्होंने तेलुगु तेलुगु भाषा भाषा। को वो दिया था, प्रश्रय दिया था। अच्युत देव राय हो गया था। हो गया था सर। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेके चलते हैं। और हेलो सर। हाँ जी, सर ये दीपो वाली सीट आपने दी क्या? हाँ, आइलैंड वाली सर। दी आइलैंड, आइलैंड वाली शीट आपकी, वो जो आइलैंड वाली शीट दी है मैंने, नहीं दी है, बताइए। नहीं सर, मुझे भी आइलैंड की नहीं सर। सीट थी। अच्छा, ठीक है, आइलैंड वाली शीट नहीं दी है। ठीक है, चलिए, क्लास खत्म होने के नई पहले वीडियो था सर, उसमें मैंने देखा था। हाँ, ठीक है, सर एक चीज बता दीजिए, हाँ जी। ये गज बेटकार की उपाधि देवराय द्वितीय की थी कि साथ में मल्लिकार्जुन को भी बुलाया जाता था? देखिए, गज बेटकार की उपाधि आपकी बेसिकली जो है वो कृष्ण देवराय द्वितीय की थी, लेकिन मल्लिकार्जुन को भी कहा जाता है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो पहले प्रायोरिटी आपकी देवराय द्वितीय होगी। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के बारे में बात की थी हम लोगों ने, और कृष्णदेव राय में मैंने बताया होगा कि आपको कि अष्ट 8 कवियों का समूह था जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया होगा कि आप जो कृष्णदेव राय था उसने 2 नगरों की स्थापना की थी। एक नगर की स्थापना उसने अपनी माँ के नाम पर, माँ की याद में की थी, और दूसरे की स्थापना उसने अपनी पत्नी के की याद में की थी। माँ की याद में उसने बसाया था नागलपुर। ये नागलपुर पे सवाल 2016 प्री में आया हुआ है। ठीक, नागलपुर की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने की थी नागलपुर की स्थापना। और पत्नी के नाम पर उसने बसाया था हासपेस्ट। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था उसने, हजारा मंदिर यानी कि विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, और उसके अलावा उसने विरूपाक्ष मंदिर की मरम्मत करवाई थी। ठीक है। इसके अलावा इसके राज्य में इसके समय में 2 पुर्तगाली यात्री आए थे, डोमिंगो पायस और बरबोसा आए थे। ठीक, कृष्णदेव राय ने अपने बेटे को 6 वर्ष की जिसकी उम्र थी उसको राजा बना दिया था, और खुद मंत्री बन गया था। ये बात ध्यान रखिए कि ये जो विजयनगर साम्राज्य के शासक होते थे, इनकी एक परंपरा थी कि ये अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे, जिससे कि जो संघर्ष है उत्तराधिकार के लिए वो संघर्ष ना हो। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हमको देखने को मिलते हैं। वहां पर उन्होंने उत्तराधिकारी का वो नहीं किया और बाद में वहां पर संघर्ष हुआ, लेकिन जनरली ये था कि उत्तराधिकारी की ये पहले ही घोषणा कर देते थे। तो कृष्णदेव राय ने अपने 6 साल के बेटे को बनाया, जिसकी हत्या कर दी गई, और जहर देके जिसने हत्या की दरबारी ने उसको जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, और फिर अपने बेटे को ना बना के अपने चचेरे भाई अच्युत राय को उसने राजा बनाया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अच्युत देव राय जब बनता है तो अच्युत देव राय के समय में 2-4 विद्रोह होते हैं, और अच्युत देव राय कुछ विद्रोहों का दमन कर देता है। विद्रोहों का दमन करने के बाद वो तिरुपति मंदिर में दर्शन करने जब जाता है तो राजधानी खाली होती है, तो जो राम राय होता है, राम राय वहां पर अपना कब्जा कर लेता है। और जब अच्युत देव राय वापस लौट के आता है तो राम राय उसको बंदी बना लेता है और अपने आप को सम्राट घोषित कर लेता है। लेकिन ये चीज होने के बाद, जब ये चीज हो जाती है, तो जो प्रजा है वो विद्रोह कर देती है कि ये हमारे राजा को आपने बंदी बना लिया, और खुद वहां पर शासक बन के बैठ गए, तो प्रजा विद्रोह कर देती है। और प्रजा के विद्रोह करने के बाद जो राम राय है वो सहम जाता है, और सहम जाने के बाद अगला काम वो करता है कि अपने आप को पद से हटा लेता है,
और अच्युत राय का भतीजा होता है सदाशिव, यानी कि कृष्णदेव राय का बेटा। कृष्णदेव राय के बेटे सदाशिव को वो राजा बना देता है, और कृष्णदेव राय के बेटे सदाशिव को राजा बनाने के बाद वो उसका संरक्षक बन जाता है। ठीक, संरक्षक बनने का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो राजा बन गया है और उसकी सारी सत्ता हमारे हाथ में रहेगी। और यहाँ पर कृष्णदेव राय का बेटा जो सदाशिव होता है वो तुलुव वंश का अंतिम शासक साबित होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा अगला वंश आ जाता है। कैसे आता है देखते हैं अभी। यहाँ पर कृष्णदेव राय का बेटा जब सदाशिव राजा बनता है तो मैंने अभी बताया आपको कि सत्ता वो केवल नाम का राजा था, और जो सत्ता थी वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में थी, और राम राय ही बेसिकली राज कर रहा था वहां पर, उसको कठपुतली के रूप में बैठाकर सदाशिव राय को। यहाँ पर जो सदाशिव राय का शासनकाल है वो 1543 से लेके 1567 तक है। 1543 से 1567 तक का उसका शासनकाल है। ठीक, राम राय के शासनकाल में कुछ परिवर्तन आते हैं राज्य के क्रियाकलाप में। परिवर्तन ये आते हैं कि इसके पहले जो विजयनगर साम्राज्य की नीति थी, वो नीति ये थी कि वो किसी दूसरे राज्य के कार्यकलाप में, दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। विजयनगर साम्राज्य, हाँ बहमनी साम्राज्य उसकी संघर्ष चलता रहा, लेकिन वो आंतरिक हस्तक्षेप किसी दूसरे राज्य में नहीं करता था। जबकि राम राय, कृष्णदेव राय एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करके गया था, तो कृष्णदेव राय के बाद ये एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर चुका था, और राम राय इसका फायदा उठा के अड़ोस पड़ोस के जितने भी राज्य होते थे, हिंदू राज्य, मुस्लिम राज्य, जितने भी उसको मिलते थे, सभी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जब ये हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है तो बेसिकली इंटरफेरेंस से जो अगल बगल के राज्य होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पर इसकी जो रेपुटेशन है विजयनगर साम्राज्य की वो गिरनी शुरू हो जाती है कि ये दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। तो एक विद्रोह की भावना भी दूसरे राज्यों के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, क्योंकि पुर्तगाली आ चुके थे। 1498 में आपका वो आया था वास्को डी गामा, उसके बाद पुर्तगाली दूसरे आए, और पुर्तगालियों ने अपना यहाँ पर एक स्टैब्लिशमेंट बनाना शुरू कर दिया था। इसके पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि फादर लुई की नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था। किसके दरबार में भेजा गया था? कृष्णदेव राय। ठीक, तो इनको स्टैब्लिशमेंट बनाने की, और 1510 में इन्होंने कृष्णदेव राय की सहायता से गोवा को भी छीन लिया था। किससे छीन लिया था? बीजापुर से। गवर्नर कौन था पुर्तगालियों का? सर गवर्नर थे अल्बुर्क नाम था सर। बुकर था सर। अल्मीडा। अल्बुकर्क था। एक नाम बताइए, दो नाम आ रहे हैं, एक अल्मीडा आ रहा है, एक अल्बुकर्क आ रहा है। सर क्वेश्चन क्या है सर, फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब 1510 में छीना गया, तो 10 में अल्बुकर्क आया था सर। छीना गया तो किसने छीना था? गोवा। सर अल्बुकर्क था। बिल्कुल सही, अल्बुकर्क था, अल्मीडा नहीं था। ठीक है जी सर। हाँ, अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क को हम बोल सकते हैं एक तरीके से पुर्तगालियों में एक महान गवर्नर, जिसने पुर्तगाली साम्राज्य को विस्तार देने में बड़ी भूमिका निभाई। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर हम इस एरा की बात करें, दिल्ली सल्तनत के बाद, तो दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में सती प्रथा को रोकने का सबसे पहला प्रयास अगर किसी ने किया है तो वो अल्बुकर्क था। ठीक है, जब हम लोग अभी पुर्तगालियों को पढ़ेंगे तो अल्बुकर्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका क्या योगदान था और किस तरीके उसने पुर्तगाली सत्ता को भारत में स्थापित करने में मदद की। ठीक, अल्मीडा का भी एक बड़ा नाम है वहां पर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अभी तक जो था वो पुर्तगालियों से बड़े मैत्रीवत संबंध चल रहे थे, बड़ा फ्रेंडली रिलेशन चल रहा था। पुर्तगाली को घोड़े भी देते थे, अरबी वगैरह घोड़े देते थे, और बड़ा सपोर्टिव काम चल रहा था। लेकिन राम राय के आने के बाद ये सारा मामला उल्टा हो गया। राम राय ने पुर्तगालियों से भी संबंध बिगाड़ लिए। कारण क्या है? कई सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर एक पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा, अल्फांसो डिसूजा पूरा नाम मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा जब भारत आता है तो ये अपने साथ एक आदमी को लेके आता है
जिसका नाम था सेंट फ्रांसिस जेवियर। सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये आदमी जब भारत आता है तो ये जो फ्रांसिस जेवियर है ये लाखों लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इसने लाखों लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर कन्वर्जन शुरू हो रहा है और विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य है। ठीक। तो यहाँ पर जो राम राय है, राम राय ने इसका विरोध किया कि ये आखिरकार कर क्या रहे हो। तो यहां से जब सेंट फ्रांसिस जेवियर का उसने विरोध किया, सेंट फ्रांसिस जेवियर पे सवाल आया है एग्जाम में अभी रिसेंटली कि इनकी जो वो है कब्र है या जो भी है वो कहाँ पर है। ठीक है। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर को इन्होंने विरोध करना शुरू किया कि ये हमारी प्रजा को आप बहका रहे हैं और हमारी प्रजा को उनका धर्म छोड़ने के लिए, उनका धर्म भ्रष्ट करने के पीछे आप पड़े हुए हैं। तो उसने इनका विरोध करना शुरू किया। तो एक वजह तो ये हो गई पुर्तगालियों से संबंध खराब होने की। दूसरी बात, ये जो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा था, इस मार्टिन अल्फांसो डिसूजा ने भी कुछ ऐसे काम किए जो अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। इसके पहले के जो पुर्तगाली गवर्नर थे वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते थे, मंदिरों को नहीं तोड़ते थे। इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने एक अलग से ग्रुप बनाया, कुछ पुर्तगालियों का एक ग्रुप बनाया। और उस पुर्तगालियों के उस ग्रुप का काम क्या था कि आसपास के इलाकों के जो मंदिर थे जिनके बारे में पता चलता था कि उस मंदिर में संपदा है, उस मंदिर में बहुत सारे जेवर है, उस मंदिर में बहुत सारी संपत्ति है, सोना है, चांदी है, वहां पर जाके उसको लूट लाओ। तो इन्होंने कांचीपुर के मंदिरों को लूटना शुरू किया। तिरुपति मंदिर को लूटा इन्होंने 1545 में। सेंट अल्फांसो डिसूजा के गैंग ने 1545 में तिरुपति के मंदिर को लूटा। ठीक। जब ये सब हुआ तो जो राम राय था उसने कहा ये तो हमारे धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं, हमारे मंदिर लूट रहे हैं, हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो इसने क्या किया, राम राय ने 1558 में आक्रमण कर दिया। 1558 में आक्रमण कर दिया सेंट थोमे पर। सेंट थोमे इनका एक एस्टैब्लिशमेंट था, वहां पर उसने आक्रमण कर दिया। ठीक है। और वहां से कुछ पुर्तगालियों को, कुछ इनके पादरियों को बंदी बना लिया और कहा कि अब से तुम हमको टैक्स दोगे। कितना टैक्स दोगे? 1,00,000 सिक्के, ये टैक्स हमको दोगे। ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर जो पुर्तगालियों के साथ इनके संबंध थे वो संबंध खराब हो गए। दूसरा, मुस्लिमों से इनके संबंध खराब इसलिए हो गए क्योंकि इंटरफेरेंस शुरू करने लगे। और बहमनी साम्राज्य से, क्योंकि बहमनी साम्राज्य का तो विघटन हो चुका था और बहमनी साम्राज्य की जगह पर बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार जैसे राज्य आ गए थे सामने। हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। तो अब एक दुश्मन था, अब एक की जगह 5-6 दुश्मन आ गए और वो 5-6 दुश्मनों से संघर्ष चल रहा था। तो यहाँ पर राम राय ने इनके खिलाफ फूट डालो वाला सिस्टम शुरू किया। फूट डाल के इनको आपस में ही लड़वाना शुरू कर दिया। ठीक। तो ये एक मुस्लिम राज्य को दूसरे मुस्लिम राज्य से लड़ाने लगा, उनके बीच में फूट डाल डाल के। कुछ समय तक तो ये मुस्लिम राज्य आपस में लड़ते रहे, लेकिन अल्टीमेटली उनको ये चीज समझ में आ जाती है कि ये जो हमारे बीच की लड़ाई है इसका कोई औचित्य नहीं है, बल्कि हम सब एक आदमी के बहकावे में आके आपस में ही लड़ रहे हैं। और उस आदमी का नाम है राम राय, जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो ये जो दक्षिण के राज्य थे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार वगैरह, ये सब आपस में मिल जाते हैं और कहते हैं कि इसका कुछ करना चाहिए। तो ये आपस में मिल जाते हैं और मिलके ये इस पर हमला कर देते हैं, विजयनगर साम्राज्य पर। और यहां पर उस हमले के बाद जो युद्ध होता है उसको हम जानते हैं राक्षस तंगड़ी युद्ध के नाम से। राक्षस तंगड़ी युद्ध, या इसको और ज्यादा प्रचलित नाम है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध। ठीक है। ये युद्ध इसी समय हुआ था। और ये युद्ध का बेसिक कारण क्या था? ये जो राम राय का ये जो दखलंदाजी थी और आपस में लड़वाना था। और दूसरी बात, इनका तो पुराने समय से संघर्ष चला आ रहा है, जब ये राज्य नहीं थे बल्कि एकीकृत बहमनी साम्राज्य था, तब सही लड़े आ रहे थे ये लोग।
तो दूसरी बात, इसकी शक्ति भी बढ़ गई थी कृष्णदेव राय के समय से, तो इस वजह से इनके अंदर और जलन हो रही थी। तो इन सभी रियासतों ने आपस में एक दूसरे से जो मतभेद उसको खत्म कर दिया और एक आपस में ग्रुप बनाया, एक संघ बनाया, और उस संघ ने मिलके विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस संघ में एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था और दूसरी तरफ हमारे पास बहमनी रियासतें थी, यानी दक्षिण राज्यों का जो ग्रुप था। इस ग्रुप में कौन कौन से राज्य थे? एक तो बीजापुर था, दूसरा गोलकुंडा था, तीसरा अहमदनगर था, अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क, तीसरा बीदर था, और एक बरार। लेकिन बरार ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बरार ने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि बरार की दुश्मनी थी गोलकुंडा से। उसने कहा जहां गोलकुंडा रहेगा वहां हम नहीं जाएंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में ये जो ऊपर के 4 राज्य हैं, इन्होंने संघ बनाया और तालिकोटा के युद्ध में, राक्षस तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य से युद्ध किया। और ये एग्जाम में आता है कि किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आप ध्यान रखिएगा यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया था बरार ने। बीजापुर ने किया था, गोलकुंडा ने किया था, अहमदनगर ने किया था और बीदर ने किया था। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए आप, अभिषेक जी। ये सर, ये बताइए, यहाँ पर ये मैंने नाम लिखे हैं दक्षिण भारतीय मुस्लिम राज्यों के जो पहले बहमनी के विघटन से बने, एक बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। इनमें से किस में आदिल शाही थी? शायद सर अहमदनगर है। ठीक है, निजाम शाही किसमें थी? अनु जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। शायद गोलकुंडा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। कोई बात नहीं। अब थे पिछली क्लास में जब पढ़ाया था मैंने विजयनगर? नहीं सर, पिछली क्लास में नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनु जी आप बताइए, आदिल शाही कहां पर थी, निजाम शाही कहां पर थी, जल्दी से। मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं। सुनील जी। जी सर। आदिल शाही कहाँ थी, निजाम शाही कहाँ थी? सर आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह, जो मतलब वहाँ के बीजापुर के शासक थे। ठीक है, बिल्कुल उन्हीं के सही। नाम पे आदिल शाही नाम- बीजापुर, निजाम शाही? जी, आदिल शाही बीजापुर में थी। और अहमदनगर में सर थे निजाम शाही, क्योंकि उनको निजाम की उपाधि मिली हुई थी मलिक अहमद को। हाँ जी, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और बरार में सर थी फतेहुल्लाह इमाद शाह, चूंकि वहाँ के जो पहले शासक थे उन्हीं के नाम पे इमाद शाही बरार में थी। हाँ। और गोलकुंडा में सर कुली कुतुब शाही की वजह से कुतुब शाही थी। और बीदर में सर अमीर अली बरीद की वजह से बरीद शाही थी। बिल्कुल सही। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में, अब थे लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में तो पढ़ा था विजयनगर। कौन सर मैं? हाँ जी 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 सर था। ठीक है। तो बीजापुर में ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कहां पर आदिल शाही थी, कहां पर निजाम शाही थी, कहां पर इमाद शाही थी और कहां पर कुतुब शाही थी। तो कुतुब शाही गोलकुंडा में थी, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगली बार से इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये कुछ चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक, तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे तालिकोटा के युद्ध की। तालिकोटा का युद्ध हमारा विजयनगर साम्राज्य और इनके बीच में होता है। और उस समय शासन था किस वंश का? उस समय शासन था तुलु वंश का। राजा था सदाशिव राय और जो वास्तविक सत्ता थी वो हाथ में थी राम राय के। इसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। अगेंस्ट में थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। बरार ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को। 23 जनवरी 1565 का ये युद्ध हुआ था कृष्णा नदी के तट पर। कृष्णा नदी के
तट पर ये युद्ध हुआ था। और वहां पर दो गांव थे, एक गांव का नाम था राक्षसी और एक गांव का नाम था तांगड़ी। तो उन्हीं गांवों के नाम पर ही इसे राक्षस तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर राम राय को भागना पड़ा, लेकिन राम राय को निजाम शाह ने घेर लिया और घेरने के बाद उसको मार दिया, उसका गला काट लिया और गला काट के भाले में टांगकर उसको काफी दूर, काफी इलाके में उसने घुमाया। पूरी सेना इन चारों की विजयनगर में घुस जाती है। विजयनगर में घुस के वहां पर लूटपाट करती है, हत्याएं करती है और विजयनगर साम्राज्य में एक तरीके से इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का जो वैभव है, जो उसकी समृद्धि है, वो खत्म हो जाती है। केवल नाम का विजयनगर साम्राज्य बचता है जो कुछ समय तक और चलता है। इस युद्ध में यह माना जाता है कि इन लोगों ने मिलकर लगभग 1 लाख हिंदुओं की हत्या की थी। 1 लाख हिंदुओं की हत्या की थी इन लोगों ने मिलके। और भारतीय इतिहास में जो कुछ सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और सबसे ज्यादा विनाशक युद्ध माने गए हैं, उन युद्धों में से ये तालीकोटा का युद्ध भी एक युद्ध है। 1565 में जो हुआ था 23 जनवरी को, विजयनगर साम्राज्य और इसके बीच में। यहां पर ध्यान रखिए, राम राय मारा जाता है, सदाशिव राय अभी जिंदा है, जो वास्तविक शासक अभी बैठा हुआ है, सदाशिव राय जिंदा है। जब ये युद्ध होता है तो सदाशिव राय को भगा दिया जाता है पेनुगोंडा में भगा दिया जाता है। और उसको भगाने का काम करता है जो राम राय था उसका भाई तिरुमल। कौन करता है? राम राय का भाई तिरुमल। इस युद्ध के समय इसको भगा देता है सदाशिव राय को पेनुगोंडा में, और वहां पर इसको बैठाल देता है कि तुम यहाँ पर बैठो, यहाँ पर सुरक्षित, और यहीं से अपना राजकाज कुछ समय के लिए करो। लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही, 2-4 महीने के बाद ही, तिरुमल जो है वो सदाशिव राय की हत्या कर देता है और हत्या करके खुद वहां पर शासक बन के बैठ जाता है। और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के चौथे वंश की शुरुआत होती है, जिसकी स्थापना करता है तिरुमल, जो कि राम राय का भाई था, और इस वंश को नाम दिया जाता है अराविडु वंश। अराविडु वंश की शुरुआत होती है। ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश है और इस वंश का जो पहला शासक है वो है तिरुमल। तो अब आ जाता है हमारा अराविडु वंश। पहला शासक तिरुमल या तिरुमलई भी बोला जाता है इसको। सदाशिव राय की हत्या करके ये शासक बनता है, राजधानी बनाता है वेणुगोंडा। वेणुगोंडा को ही पेनुगोंडा भी बोला जाता है, जहां पर भगा के ले गया था ये सदाशिव राय को। ये राजधानी बन जाती है। और ये क्या करता है, ये एक समझदारी का काम करता है। विजयनगर साम्राज्य उस समय कृष्णदेव राय के समय थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो ये पूरे साम्राज्य को 3 भागों में बांट देता है। साम्राज्य का 3 भागों में विभाजन करता है। साम्राज्य का ये 3 भागों में विभाजन कर देता है। पहले भाग में, और ये विभाजन भाषा के आधार पर करता है, कहां पर तेलुगु बोली जा रही है, कहां पर कन्नड़ बोली जा रही है, कहां पर तमिल बोली जा रही है। क्योंकि मैंने बताया था कि पूरा कन्याकुमारी तक का जो राज्य है वो कृष्णदेव राय ने मिला लिया था, पूरा उसके शासनकाल में आ गया था। तो यहाँ पर देखिए, कहीं पर कन्नड़ बोली जा रही है, कहीं पर तेलुगु बोली जा रही है, कहीं पर तमिल बोली जा रही है। तो इसने भाषा के आधार पर राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, एक था तेलुगु भाषा वाला क्षेत्र जहां पर तेलुगु बोली जा रही है, एक था वो क्षेत्र जहां पर कन्नड़ बोली जाती है, और तीसरा वो क्षेत्र था जहां पर तमिल बोली जाती है। तो अगर हम देखें तो भाषा के आधार पर साम्राज्य का विभाजन पहली बार हुआ है यहाँ पर। इसको भारत में भी बाद में फॉलो किया गया, और हमारे देश में भी जो राज्यों का विभाजन है, राज्यों का गठन है, वो भाषा के आधार पर ही तो किया गया है ना। तो यहाँ पर जो तेलुगु भाषी राज्य था, तेलुगु भाषी हिस्सा था, इस तेलुगु भाषी हिस्से में वो बैठाता है
श्रीरंगम प्रथम को। इसका राजा बनता है श्रीरंगम प्रथम, इसी का बेटा है तिरुमल का। राजधानी यहाँ की है वेणुगोंडा। ठीक है। कन्नड़ भाषा वाला जो राज्य है इसमें बैठता है राम, इसी का बेटा। राजधानी इसकी है श्रीरंगपट्टनम। तमिल भाषा वाला जो एरिया है वहां पर बैठता है वेंकट द्वितीय। वहां पर बैठता है वेंकट द्वितीय। ये तीनों ही इसके ही बेटे हैं, ये तीनों ही बेटे हैं तिरुमल के। और सर यहाँ वेंकट तृतीय मतलब थर्ड, वेंकट द्वितीय, टू द्वितीय, द्वितीय। वेंकट सेकंड। और राजधानी थी इसकी चंद्रगिरी। ठीक। तो बेसिकली अगर देखें तो विजयनगर साम्राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली ये, क्योंकि वेणुगोंडा राजधानी विजयनगर साम्राज्य की थी, तो ये हो गया। और ये दो अलग प्रदेश माने गए और तीनों का अलग अलग शासन हो गया, जो बंटवारा किया तिरुमल ने और अपने बेटों में इसको बांट दिया। अब हम लेके चलेंगे श्रीरंगम प्रथम को। श्रीरंगम प्रथम श्रीरंगम प्रथम बेसिकली तेलुगु भाषी जो साम्राज्य था उसका राजा था ये। और इसके शासनकाल में यहाँ पर बीजापुर आक्रमण करता है। बीजापुर का इन्वेजन होता है इसके राज्य में। बीजापुर ने आक्रमण किया। बीजापुर का जो सुल्तान था उस समय वो था अली आदिल शाह। अली आदिल शाह आक्रमण करता है, श्रीरंगम भाग जाता है और अपना जो सेनापति है उससे कहता है तुम राज्य की रक्षा करो। तो अपने सेनापति के हाथ में राज्य की रक्षा करने का भार देके श्रीरंगम राज्य से भाग जाता है। भाग के कहाँ जाता है? अपने भाई वेंकट द्वितीय के पास चंद्रगिरी में चला जाता है। यहाँ पर जो उसका सेनापति था वो बहादुर से युद्ध करता है और बीजापुर की सेनाओं को हरा देता है। ठीक है, बीजापुर की सेनाओं को हरा देता है। तो श्रीरंगम के समय की ये एक इंपॉर्टेंट घटना है। इसके बाद कुछ समय के बाद जो श्रीरंगम द्वितीय है उसकी मौत हो जाती है। श्रीरंगम प्रथम की मौत हो जाती है। श्रीरंगम प्रथम की मौत होने के बाद जो यहाँ की प्रजा है, तेलुगु भाषी प्रदेश की प्रजा है, वो संदेश भेजती है चंद्रगिरी। चंद्रगिरी में कौन बैठा हुआ है? चंद्रगिरी में बैठा हुआ वेंकट द्वितीय। श्रीरंगम की मौत के बाद चंद्रगिरी वेंकट द्वितीय के पास संदेशा भेजा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ की सत्ता संभालिए। तो यहाँ पर वेंकट द्वितीय वापस आ जाता है और इन दो राज्य का फिर से मर्जर हो जाता है। इन दो राज्यों का मर्जर हो जाता है और अब मर्जर के बाद जो राजधानी बनती है वो राजधानी बनती है फिर से वेणुगोंडा। चंद्रगिरी। चंद्रगिरी यहाँ पर राजधानी बन जाती है। और अब यहाँ पर यस सर। कहाँ पर थे हम लोग? कहाँ तक बता दिया था आप लोगों ने? सुन लिया था? सर राजधानी हाँ जी। तो दोनों राज्यों का मर्जर हो जाता है और राजधानी अब वेणुगोंडा से ट्रांसफर होके आ जाती है चंद्रगिरी। यहाँ पर जो वेंकट द्वितीय है इसको पूरे साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है। मतलब ये आखिरी शासक था जिसकी कोई ना कोई मतलब कुछ इंपॉर्टेंस थी। इसी के समय के बाद से विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। पतन तो पहले भी कई बार शुरू हुआ लेकिन बाद में भलापहार आ गए, दूसरे आ गए, उन्होंने संभाल लिया। लेकिन ये अब यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है और उसका अंत हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ध्यान जो रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो वेंकट द्वितीय था इसने क्या किया? इसने, इसके काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने वेल्लोर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी, चर्च बनाने की अनुमति दी।
एक हिंदू साम्राज्य में पहला चर्च की अनुमति इसने दी। ठीक, इसने स्पेन के शासक से पत्र व्यवहार किया। कहीं कहीं लिखा मिलता है इसकी मित्रता थी स्पेन के शासक से, और स्पेन का शासक था फिलिप द थर्ड, फिलिप तृतीय। ठीक है, इसी के समय में 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? ओडियार वंश के द्वारा। इसके बारे में पढ़ेंगे जब टीपू सुल्तान को देखेंगे। हाँ जी, इसी के काल में पुर्तगालियों ने, सॉरी डचों ने मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला। हाँ जी, सर ये दोनों पहले बना दिए बजट वाले के बाद पर जल्दी से सर मेरा हट गया। मैंने बताया था कि जो श्रीरंगम जब मर जाता है तो वेंकट द्वितीय को बुलाया जाता है और उसको राजा बनाया जाता है। तो वो अपने राज्य को, जो तमिल भाषी था और जो ये तेलुगु भाषी था, दोनों को मर्ज कर देता है और राजधानी को चंद्रगिरी ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पर वो क्या करता है, उसके काल में वेल्लोर में गिरजाघर की अनुमति देता है बनाने की ईसाइयों को, कि यहाँ पर गिरजाघर बना लो आके। स्पेन के शासक से वो पत्र व्यवहार करता है, यानी कि उससे उसकी मित्रता होती है। स्पेन का शासक था फिलिप द थर्ड उस समय। इसी के समय में 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना होती है ओडियार वंश के द्वारा, और इसी के काल में डचों द्वारा मसूलीपट्टनम में कारखाना खोला जाता है, अपनी फैक्ट्री स्थापित की जाती है। और इसी के काल में हमारा जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। इसके अंडर जो राज्य होते हैं दक्षिण भारत के, जो इलाकों में कब्जा किया होता है इन लोगों ने, वो अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित करना शुरू कर देते हैं। वेंकट द्वितीय के मरने के बाद जो राजा आते हैं बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। इसके बाद आता है श्रीरंग सेकंड, फिर रामदेव आता है, फिर वेंकट थर्ड आता है, और उसके बाद श्रीरंग द थर्ड आता है, यानी कि श्रीरंग तृतीय आता है। श्रीरंग तृतीय ये 1642 से 1672 तक शासन करता है, 30 साल। 1642 से 1672 तक ये शासन करता है श्रीरंग तृतीय, और ये साबित होता है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक ये साबित होता है। सर एक बार फिर से बता दीजिए, वेंकट 2 के बाद कौन था? वेंकट 2 के बाद हमारे आते हैं श्रीरंग सेकंड, श्रीरंग द्वितीय, रामदेव, वेंकट तृतीय, और सबसे अंत में श्रीरंग तृतीय, श्रीरंग द थर्ड। ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। और विजयनगर साम्राज्य का जो अंत है, मतलब फाइनली इतिहास से खत्म कर देना विजयनगर साम्राज्य को, वो किसके द्वारा किया गया था? कोई बताएगा आपको? पता है आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य को बिल्कुल साफ किसने कर दिया, अंतिम रूप से किसने खत्म किया? तो वो नाम है शिवाजी। शिवाजी ने विजयनगर साम्राज्य को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया, अंतिम रूप से जो भी बची खुची उसकी निशानियां थी वो भी खत्म कर दी। तो फाइनली उसका अंत शिवाजी के द्वारा होता है। तो ये हमारे जो डिफरेंट जो वंश थे वो थे संगम, सालुव, तुलुव, अराविडु वगैरह।
सीक्वेंस आपको पता है, इनके राजाओं के नाम खास तौर से पहला और अंतिम और जो इसके मुख्य जो शासक हुए हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें भी ध्यान रखनी, लेकिन ये चीजें तो ध्यान रखनी ही रखनी है। अब यहाँ पर हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, इनके प्रशासन वगैरह के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको साफ कर दूं? सर कुछ अभिलेख हैं, उनके नाम नोट कर लीजिए, और वो अभिलेख किसके हैं और किस बारे में उसमें बात की गई है वो भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमको अभिलेख मिलने बंद हो जाएंगे। मुगल साम्राज्य आ जाएगा, एक आध अभिलेख हमको मिलेंगे, उसके बाद अभिलेख मिलने हमारे बंद हो जाएंगे। तो ये अभिलेखों के नाम कुछ नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें से एक दो पूछे जा चुके हैं। जैसे एक है आपका वित्रगुंट, अनुदान पत्र, ठीक है। दूसरा है वेगर वेल्लसी, ये ला है आधा, वेगर वेल्लसी दान पत्र। ये दोनों ही हैं हरिहर प्रथम के, ये हरिहर प्रथम के हैं दोनों। और इनसे हमें जानकारी क्या मिलती है? इनसे हमें संगम वंश के की स्थापना की जानकारी मिलती है। संगम वंश की स्थापना की जानकारी मिलती है। अगला है वाघपल्ली वाघपल्ली दानपत्र। वाघपल्ली दानपत्र, और इसी का साथ में है कपालुरु, कपालुरु दानपत्र, ठीक है। इनसे भी हमें जानकारी मिलती है कि इनसे, देखिए इससे जो ऊपर वाले दोनों, इनसे संगम वंश की जानकारी मिलती है, और वाघपल्ली और कपालुरु से हमको मिलती है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जानकारी मिलती है। और इसी से हमको जानकारी मिली है कि इसकी स्थापना 1336 में हुई थी, ठीक है। इन्हीं से पता चला है कि इसकी स्थापना 1336 में हुई थी, कपालुरु और वाघपल्ली दानपत्रों से। इसके अलावा एक दो और हैं, एक है मितर अभिलेख, मितर इंस्क्रिप्शन। सर ये दोनों किस राजा से जुड़े हुए हैं? ये बेसिकली इनमें ये उल्लेख नहीं है कि इनको किसने लिखवाया था, ठीक है। तो इनमें किसने लिखवाया था उसका उल्लेख नहीं है। फिर भी जो अनुमान लगाया जाता है वो ये लगता है कि ये बुक्का प्रथम के हैं, ऐसा अनुमान है, ठीक है। तो क्योंकि कंफर्म नहीं है तो एक किसने लिखवाया तो वो नहीं पूछेगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग अनुमान इसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मितर अभिलेख और चन्न राय पट्टन अभिलेख। ये दोनों अभिलेख हैं हरिहर टू के, हरिहर टू के अभिलेख हैं।
और इनसे जानकारी मिलती है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमको इसके बारे में मिलती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था उनका। एक आखिरी अभिलेख है, ये नाम अजीब से हैं क्योंकि ये तेलुगु के हैं, ठीक है। कोड बिंदु अभिलेख, ये है कृष्णदेवराय का। और यहां से विजयनगर साम्राज्य के राजस्व यानी कि रेवेन्यू सिस्टम की जानकारी मिलती है। तो अगर इनका सीक्वेंस भी देखें समय के हिसाब से तो सबसे उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। अगर इन दो बीच वालों को छोड़ दें, अगर इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी का सीक्वेंस वही है जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। बीच वालों को छोड़ना क्यों? क्योंकि इनके बारे में पता नहीं कि किसके हैं। हेमंत जी सर। कहाँ गायब थे इतने दिनों तक? सब 2 दिन से सर, थोड़ा क्लास लेट, 2 दिन से घर ज्यादा पे हो लेट ही आ गया। रहे। 2 दिन ही हुआ सर, बाकी एक क्लास मिस हो गई थी तो हमने फिर लेट ज्वाइन करा था। हाँ, तो फिर उसके ठीक लिए है। सर, उसके लिए सर सॉरी, मैं क्लास में अभी उसको रिकवर कर रहा हूँ, तब जो 2 क्लास छूट गया है। ठीक है, ठीक है। सब लोग साथ साथ चल रहे हैं ना, कोई पीछे पीछे तो नहीं चल रहा कि किसी का कुछ छूट गया और पीछे का तो। वही है सर, जो बैकलॉग लग जाता है सर, ये कवर करना थोड़ा, उसके साथ फिर नोट्स में एडजस्ट करना शीट्स में, तो ये थोड़ा कोशिश करते हैं ऐसे टाइम पे आने की। ठीक है। राजकुमार जी, जी सर। सब क्लियर हो रहा है ना? दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ? नहीं नहीं सर, ठीक है सर। ठीक, साथ साथ चल रहे हैं ना? पीछे छूट तो नहीं गया कुछ? जी सर, 1-2 क्लास मिस हुई है लेकिन वीडियो देखा है। ठीक है, ठीक है। बस वो वीडियो देखे तो फिर कवर हो गई। जी। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। जो इनके अभिलेख हैं इनको ध्यान रखिएगा। और देखिए, मैटर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर रिवीजन करते रहेंगे तो ये सब दिमाग में बना रहेगा। और रिवीजन नहीं करेंगे तो मैटर छोटा भी होगा तो भी वो फिर थोड़े दिन में दिमाग से गायब हो जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो करिए, और एक्स्ट्रा मेहनत का फल भी फिर एक्स्ट्रा ही मिलेगा। सर एक बात पूछे इसमें? हाँ हाँ। सर इसमें हमने जैसे विजयनगर के आसपास में ही एक बचपन में एक वो थे तेनाली रमन करके, वो इन्हीं की काल के ही है क्या? कृष्णदेव राय के दरबार में थे तेनालीराम, जो कि बहुत अच्छे वो थे। हाँ, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम थे। और सर शायद सर इन्होंने ही किसी युद्ध में मतलब एक राजा को अपनी सूझबूझ और नीति से एक विजय कराया था, कि वो हमने कहीं पढ़ा था शायद। हाँ, वो उसका मुझे नहीं पता वो वास्तविक है कि केवल ऐसे कहानी है। काल्पनिक है, हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ। ठीक है। तो अब यहाँ पर इनका एक बार प्रशासन देख लेते हैं। तो अब है हमारा इनका केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, साफ कर दूं मैं? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन किसका? विजयनगर साम्राज्य का। ठीक, तो केंद्रीय प्रशासन में यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर आनुवांशिक राजतंत्र था। आनुवांशिक राजतंत्र का मतलब है पिता के बाद उसका जो बेटा है वो शासक बनता था।
आनुवांशिक राजतंत्र था। राजत्व की अवधारणा, राजत्व की अवधारणा पर ये विश्वास रखते थे। मतलब क्या था कि राजा को ईश्वर के बराबर माना जाता था। राजा को ईश्वर के बराबर माना जाता था। राजा को राय बोला जाता था, और जो राजा होता था वो हमारे पास शासन का केंद्र होता था। ठीक है, यानी कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी बेसिकली, अगर माना जाए तो। ठीक। सप्तांग सिद्धांत को फॉलो किया जाता था। सप्तांग सिद्धांत को फॉलो किया जाता था। सप्तांग सिद्धांत का नाम सुना है, सुना सुना लग रहा है, कहाँ सुना था? वैदिक काल में सर। क्या कह रहे हैं? मौर्य डायनेस्टी में। सर मौर्य काल में 7 है राजा। वैदिक काल कहाँ से आ गया दिमाग में? नहीं सर, आज रिवीजन किया था तो वैदिक काल आ गया। इसमें है सर 7। किसने दिया था? सर ये चाणक्य ने, राजा आमत, ये सभी है उसमें। हाँ, जनपद तो देखिए सीक्वेंस मैंने बताया था लाइन से 1 2 3 4 5 6 7, वो सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक। तो सप्तांग सिद्धांत को फॉलो किया जाता था, और सप्तांग सिद्धांत का जो उल्लेख है, इसका उल्लेख एक तो आपका चाणक्य ने किया था, लेकिन सप्तांग सिद्धांत के बारे में लिखा है किसमें? आमुक्त माल्यद में भी लिखा गया है। आमुक्त माल्यद में भी सप्तांग सिद्धांत के बारे में लिखा है। और आमुक्त माल्यद किसने लिखी है? कृष्णदेव राय ने। और इसने इस सप्तांग सिद्धांत का वर्णन अपनी अमुक्त माल्यद में किया है, और उसके आधार पर शासन को कैसे चलाया जाता है उसका उल्लेख भी उसने वहां पर किया है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि राजतंत्र था, राजत्व की अवधारणा थी, राजा को ईश्वर के बराबर माना जाता है। और हम लोग मध्यकाल से देखते हुए ये आ रहे हैं कि जहां जहां पर किसी भी सम्राट ने, किसी भी बादशाह ने, किसी भी सुल्तान ने अगर अपने आप को दैवी उत्पत्ति का मान लिया है, ईश्वर के बराबर मान लिया है, तो वो बेसिकली अपनी निरंकुशता को प्रोत्साहन देने के लिए, निरंकुशता को एक आधार देने के लिए उसने किया है कि अब हमारे बराबर कोई नहीं है। और क्योंकि हम यहाँ पर धरती पर ईश्वर के, खुदा के प्रतिनिधि हैं, या हम उनके रूप हैं, या हम उनकी छाया हैं, तो इस वजह से हमारे जो भी काम होंगे, हमारे जो भी कारनामे होंगे, उस पर कहीं भी कोई भी जांच नहीं की जा सकती है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, और जो हम कहेंगे वही अंतिम होगा। यानी कि बेसिकली निरंकुशता को एक आधार देने के लिए ये जो सिस्टम था उसको अपनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर इसका एक अपवाद मिलता है। यहाँ पर राजा, राजत्व की अवधारणा थी, ईश्वर के बराबर माना जाता था, राजा सत्ता का केंद्र था। अनुवांशिक राज सत्ता होने के बावजूद भी यहाँ पर जो राजा था वो निरंकुश नहीं था। राजा निरंकुश नहीं था, यानी कि निरंकुशता इस राज्य में इन सब चीजों के बावजूद भी नहीं पाई जाती थी। निरंकुश राजा नहीं था। राजा अपना शासन चलाने का आधार क्या था? शासन का आधार था वेद, स्मृतियां और धर्मशास्त्र। वेद, स्मृतियां और जो धर्मशास्त्र हैं, उनमें जो नियम बताए गए हैं, उनमें जो तरीके बताए गए हैं, उनमें जो सिस्टम बताया गया है, उस सिस्टम को ये लोग फॉलो करते थे और उस आधार पर राज्यों का संचालन करते थे। और इसी वजह से, क्योंकि एक नियम कायदा बन गया था और उस नियम कायदे से राजा बंधा हुआ था, खुद को उसने बांध लिया था, किसी और ने नहीं बांधा था उसको, उस राजा ने खुद अपने आप को बांध लिया था कि हम वेदों, स्मृतियों, धर्मशास्त्रों और ऐसे ही हमारे वैदिक साहित्य जो हैं, जो हमारी स्मृतियां हैं, उनके आधार पर हम
उनके नियम कानूनों को मान के हम अपने राज्य का संचालन करेंगे, अपने प्रशासन को चलाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर निरंकुशता को कोई भी जगह नहीं मिल पाई। ठीक, मेंस का सवाल है यूपीएससी का कि विजयनगर साम्राज्य के राजा अपने आप को अपनी दैवी उत्पत्ति को मानने के बावजूद भी निरंकुश नहीं थे, टिप्पणी कीजिए। तो उसका आंसर इसी के इर्द गिर्द आपको लिखना होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? ठीक, यहां पर एक बात हम लोगों ने और देखी थी अभी कि यहाँ पर जनरली क्या होता था। जनरली यहाँ पर जो राजा होता था वो अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर देता था, उत्तराधिकारी की घोषणा कर देता था अपने जीवन काल में ही। इस वजह से यहाँ पर जो उत्तराधिकार संघर्ष है वो कम देखने को मिलता है। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, और उस वजह से वहां पर जो उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो हुआ था। और हम लोगों ने देखा भी था कि एक राजा था जिसके मौत के बाद उत्तराधिकार युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य में। कौन था वो? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने उत्तराधिकारी का उल्लेख नहीं किया था, घोषणा नहीं की थी। इसी की वजह से उसके मौत के बाद उसके बेटों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, जिसके बाद जो देवराय प्रथम है वो देवराय प्रथम राजा बनता है, विरूपाक्ष बनता है कुछ समय के लिए, विरूपाक्ष बाद बुक्का द्वितीय बनता है और फिर देवराय प्रथम अल्टीमेटली राजा बनता है। तो इसका पालन हरिहर द्वितीय ने नहीं किया था। ठीक, अब ये तो इसके केंद्रीय प्रशासन और राजा के बारे में बात हो गई। और एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को पता है कि सत्ता के केंद्र में, सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठा है? सत्ता के शीर्ष पर बैठा है राय। राय यानी कि राजा। ठीक है, इसके नीचे कौन होता है? इसके नीचे होता था युवराज। राजा के बाद जो आता था लेवल में वो आता था युवराज। और युवराज कौन होता था? राजा का उत्तराधिकारी। और जनरली हमारा जो राजा का बड़ा पुत्र होता था, एल्डर सन, राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता था और युवराज के पद पर रहता था। ठीक है, युवराज का जब राज्याभिषेक होता था, युवराज का जो राज्याभिषेक होता था, उस राज्याभिषेक को एक नाम दिया जाता था, उसको बोलते थे युवराज पट्टाभिषेकम। युवराज पट्टाभिषेकम। इसके बाद क्या बनते थे वो? इसके बाद क्या बनते थे वो? राजा बन जाते। राजा नहीं बनते थे। यहाँ पर जब युवराज किसी को घोषित किया जाता था तो युवराज को घोषित करने के बाद युवराज के रूप में उसका राज्याभिषेक होता था, जिसको युवराज पट्टाभिषेकम बोलते थे, और वो बनता था युवराज। ठीक है, और फिर राजा के मरने के बाद फिर राज्याभिषेक असली वाला होता था। यहाँ पर युवराज का राज्याभिषेक हो रहा है, यानी कि युवराज के पद पर आने के लिए ये एक, क्या नाम है इसका, एक रिचुअल हो रहा है जिसको युवराज पट्टाभिषेक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम लोगों ने देखी थी कि विजयनगर साम्राज्य में एक अद्भुत चीज देखने को मिली हम लोगों में, जहां पर एक ही समय में दो लोगों ने मिलकर शासन किया, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त शासन। तो संयुक्त शासन की जो हमको एग्जाम्पल मिलता है वो मिलता है विजयनगर साम्राज्य में। और यहाँ पर बताइए किन दो शासकों ने मिलकर शासन किया? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का 10 साल तक उन्होंने मिलकर शासन किया। लेकिन इसके बाद भी हमें एक एग्जाम्पल और मिलता है इसी विजयनगर साम्राज्य में, जहां पर दो लोगों ने मिलकर शासन किया। तो पहला एग्जाम्पल तो आपका संयुक्त शासन का हो जाता है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मिलता है यहाँ पर विजय राय। विजय राय और देवराय द्वितीय, ये दोनों भी कुछ समय तक मिल के शासन करते हैं।
तो ये दो एग्जाम्पल है जहां पर संयुक्त शासन चलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? साफ कर दें इसको। हाँ सर। यस सर। यहां पर एक परिषद होती थी, एक काउंसिल होती थी, जिस काउंसिल से जो राजा है वो नीति निर्माण यानी कि पॉलिसी मेकिंग के लिए प्लस राज्य से संबंधित निर्णयों के लिए सलाह लेता था। निर्णयों के लिए सलाह लेता था और इस परिषद को बोला जाता था राज परिषद। यानी कि यहाँ पर राजा को सलाह देने के लिए, नीति निर्माण के मामलों में और राज संबंधित निर्णयों के लिए सलाह देने के लिए एक परिषद थी जिसको राज परिषद कहा जाता था। आज इस तरीके की कोई परिषद है हमारे देश में? नीति आयोग सर। नीति आयोग। मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद तो अलग चीज हो गई, वो तो राजा की सहायता के लिए है और उसका हेड तो राजा है। लेकिन यहाँ पर नीति निर्माण से संबंधित सलाह, एडवाइजरी कमेटी एक तरीके से नीति आयोग। ठीक है, इसके बाद हमारी एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद भी होती थी। मंत्री परिषद होती थी। ये मंत्री परिषद क्या थी? ये केंद्रीय शासन का इसका नाम क्या था? राज परिषद। ये केंद्रीय शासन के संचालन के लिए। तो मंत्री परिषद का काम क्या था? केंद्रीय शासन का संचालन करना इसका काम था। इसका जो हेड होता था, यानी कि इसका जो अध्यक्ष था मंत्री परिषद का, उसको बोलते थे सभानायक। सभानायक इसके अध्यक्ष को बोलते थे। इसमें जो सदस्य होते थे वो 20 सदस्य होते थे। मंत्री परिषद के कार्यों में सहायता के लिए एक सचिवालय होता था केंद्र में। इसको केंद्रीय सचिवालय कहा जा सकता है। केंद्रीय सचिवालय कहा जा सकता है। इस सचिवालय में अलग अलग विभाग होते थे, हर चीज का अलग विभाग, और विभाग को यहां पर बोला जाता था नियोग। जैसे हमारे सचिवालय में भी अलग अलग विभाग होते हैं, गृह विभाग हो गया, पेंशन वगैरह, ठीक है, ये अलग अलग विभाग होते हैं, कृषि विभाग हो गया। तो वैसे ही यहाँ के केंद्रीय सचिवालय में भी अलग अलग विभाग होते थे और विभाग को नियोग बोला जाता था। नियोग बोला जाता था। ठीक है, इसको नियोग बोला जाता था। यहां पर केंद्रीय सचिवालय का जो हेड होता था उसको बोला जाता था कर्णिक रायसम। कर्णिक रायसम बोला जाता था। इसके नीचे होता था रायसम, जिसको सचिव कह सकते हैं, सेक्रेटरी। कर्णिकम, कर्णिकम होता था अकाउंटेंट यानी कि लेखाकार।
ठीक है। सेन बोर होता था क्लर्क, ठीक है। सर ये सभानायक लिखा हुआ है अध्यक्ष। सभानायक, हाँ जी। सर क्लर्क को भी तो करने की कहते हैं अब आजकल। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? अरविंद जी क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा था सर क्लर्क को आजकल हिंदी में करने की तो बोला जा रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर कर्णिक हो गया है आपका अकाउंटेंट, कर्णिकम यानी कि अकाउंटेंट। ठीक, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर जो टकसाल होती थी, टकसाल को बोला जाता था जोरी खाना टकसाल को बोला जाता था। ठीक, यहां तक क्लियर? आगे चलें। हो गया आपका? जी सर। ठीक है, यस यहां तक समझ में आ रहा है ना? सर। अब हाँ जी बोले, कुछ कहना है? सर हाँ जी, गौतम जी कुछ बोलना नहीं है? सर, कुछ बोल नहीं रहे थे, बस ऐसे बोले थे। हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक। नहीं सर। तो आगे चलते हैं, हम लोग इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो साम्राज्य को प्रशासन की दृष्टि से अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता था, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आ जाती है कि जो ये साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पर बेसिकली 3 भाषाएं हैं, तेलुगु है, कन्नड़ है और तमिल है। तो हर भाषा में एक ही चीज को अलग अलग नामों से बोला जा रहा है। कन्नड़ में उस चीज का नाम कुछ और रख दिया गया उस भाषा के हिसाब से, तेलुगु भाषी प्रदेशों में उसी चीज का नाम कुछ और रख दिया गया, और जो हमारा क्या नाम है उसका, तमिल भाषी प्रदेश है, वहां पर उसी चीज का नाम कुछ और रख दिया गया। ठीक, तो यहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जो हम लोग फॉलो करके चलेंगे वो लेके चल रहे हैं जो तेलुगु, जो यहाँ का केंद्र था, जो कि केंद्रीय स्थल था, वहां पर किन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता था साम्राज्य के अलग अलग भागों को, उसके आधार पर देखते हुए हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा साम्राज्य है, साम्राज्य के नीचे हमारा प्रांत है। सबसे ऊपर विजयनगर साम्राज्य, साम्राज्य के नीचे है प्रांत। जो साम्राज्य था बेसिकली 6 प्रांतों में बटा हुआ था, 6 प्रांतों में बटा हुआ था। शुरुआत तो प्रांतों में बांटने की हरिहर प्रथम ने ही कर दी थी, 5 भागों में बांटा था, लेकिन आगे चल के इसके 6 प्रांत हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर डोमिंगो पायस जो कृष्णदेव राय के समय में आया था वो ये कहता है कि कृष्णदेव राय के समय में प्रांतों की संख्या 200 थी, जो कि थोड़ा हाइपोथेटिकल लगता है। तो हम मान के चलेंगे कि प्रांतों की संख्या 6 थी, 200 तो नहीं थी डोमिंगो पायस के मुताबिक, उसने बोला था जो। प्रांत के नीचे आते हैं कोट्टम। कोट्टम को ही बोला जाता है तमिल भाषा में, यहां पर इसका नाम मिलता है वलनाडु। कोट्टम या वलनाडु ये जिलों को रिजेंबल करते हैं, जिलों को रिजेंबल करते हैं। कोट्टम या वलनाडु के नीचे हमारे थे नाडु। नाडु होते थे परगना, परगने को, जिले से छोटा हिस्सा परगना, उसको नाडु बोलते थे। परगने के नीचे होता था मेला ग्राम। मेला ग्राम पे सवाल आया है कि मेला ग्राम क्या था। तो मेला ग्राम था 50 गांवों का समूह। पचास गांवों का समूह मेला ग्राम कहलाता था। इसके नीचे होता था स्थल, या इसी के लिए एक शब्द मिलता है कहीं कहीं सीमा। यहां पर सीमा का मतलब बॉर्डर नहीं है, यहां पर है हमारे पास, इसको बोलते हैं उपजिला, जिसमें कुछ गांव होते थे। गांवों की संख्या अलग अलग होती थी, तो कुछ निश्चित नहीं था कि कितने गांव होंगे। और सबसे छोटा होता था उर। उर था प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। उर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। सर ये तमिल भाषा में है? यहां तक क्लियर आपका? साम्राज्य, प्रांत, उसके नीचे कोट्टम या वलनाडु, फिर नाडु, मेलाग्राम 50 गांवों का समूह, स्थल या सीमा, फिर उर जो सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की। सर प्रांतों ये की तमिल भाषा के हैं? क्या बोल रहे हैं? ये तमिल भाषा वाले हैं? बेसिकली तेलुगु, तेलुगु भाषा में है ये। ठीक है और सर। हाँ जी, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी और विजयनगर साम्राज्य की जो मूल भाषा थी वो तेलुगु थी। फिर उसका जब विस्तार हुआ तो तमिल और कन्नड़ भाषी प्रदेश भी उसमें शामिल हो गए, लेकिन मूल इसका जो भाषा था वो तेलुगु था। ठीक। और साम्राज्य में कितने सर ये प्रांत थे? परगना क्या होते हैं? परगना होता है जो जिला है, जिलों को परगनों में बांट दिया जाता है, जिलों के कई हिस्से कर दिए जाते हैं। तो मैं बोल रहा था यहाँ पर कि जो प्रांत थे वो 6 थे, और जो प्रांत का हेड होता था उसको प्रांतपति बोलते थे। प्रांत के हेड को, प्रांत के हेड को बोलते थे प्रांतपति, या इसी को नाम था मंडलेश्वर। प्रांतपति या मंडलेश्वर बोलते थे। यहाँ पर जो राज घराना था, राजघराने के किसी भी राजकुमार को प्रांतपति बना सकते थे, या बाहर के व्यक्ति को भी, किसी और अधिकारी को भी प्रांतपति बनाया जा सकता था। राजघराने के राजकुमार को भी प्रांतपति बनाया जा सकता था, और बाहर के व्यक्ति को भी, यानी कि किसी और अधिकारी को भी प्रांतपति के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। लेकिन अगर किसी राजकुमार को प्रांतपति बनाया जाता था, अगर राजकुमार को प्रांतपति बनाया जाता था तो उसको बोला जाता था उदयार। उदयार, उदयार क्या था? वो राजकुमार जो कहीं का प्रांतपति होता था उसको उदयार बोलते थे। जबकि ऐसा जरूरी नहीं था कि राजकुमार ही प्रांतपति हो, बाहरी किसी और योग्य व्यक्ति को भी प्रांतपति बनाया जा सकता था। ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने ये सब तो देख लिया है, लेकिन अगर हम इनके प्रशासन में सबसे इंपॉर्टेंट किसी चीज की बात करते हैं तो वो है दो खास प्रकार की व्यवस्थाएं, जिनमें से एक है नायंकर व्यवस्था, और दूसरी है आयंगर व्यवस्था। ये इंपॉर्टेंट है दोनों पूरे इनके साम्राज्य में। तो हम बात करते हैं अब नायंकर व्यवस्था क्या है। तो नायंकर व्यवस्था बेसिकली क्या है, आपने इक्ता व्यवस्था देखी थी और आपने अकबर की मनसबदारी व्यवस्था भी सुनी या पढ़ी या देखी होगी। मनसबदारी, इक्ता व्यवस्था बेसिकली क्या थी और मनसबदारी व्यवस्था क्या है? क्या थी इक्ता व्यवस्था? सर भूमि का कुछ दे देना। क्यों दे देना? इक्ता में क्यों दे देना? कि उसके खर्चे से सेना वेना का मतलब जो भी खर्च हाँ, सैनिक लोगों को वेतन के बदले भूमि दे देना ताकि वो उसी से अपना गुजारा भत्ता कर सके, और जो सेना वगैरह वो लेके बैठे उन सेना का खर्चा वो उठा सके। लगभग यही सिस्टम मनसबदारी में भी था, यही सिस्टम लगभग इक्ते में था। अंतर क्या था इक्ता और जागीरदारी में, वो मैंने जब इक्ता पढ़ाया था तब बताया था। और यही व्यवस्था, यही सैन्य व्यवस्था जिसमें सेना नायक को या सेना रखने वाले किसी अधिकारी को जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था और उस टुकड़े से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल वो उस सेना के रखरखाव और अपने खर्चे वगैरह निकालने के लिए किया करता था, उसी व्यवस्था को यहाँ पर नायंकार व्यवस्था कहा जाता है। उसी व्यवस्था को यहाँ पर नायंकार व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सेना के रखरखाव के लिए प्रांतपति आदि को, यानी कि दूसरा अगर कोई और अधिकारी है या दूसरा और कोई व्यक्ति है जो सेना रख रहा है और उसका इस्तेमाल करता है राज्य के लिए, तो उसको दी जाने वाली भूमि की व्यवस्था थी ये। ठीक, ये आधारित थी दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था पर। इक्ता व्यवस्था पर आधारित थी और इसका विकास किया था, यानी कि इसको डेवलप किया था कृष्ण देव राय ने। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी कृष्ण देव राय ने की थी। ठीक, और यहां पर जो भूमि दी जाती थी, जो भूमि इनको दी जाती थी, यहां पर आदि जो लिखा है ना, यहां पर आएंगे नायक। नायक मतलब सेना के नायक वगैरह। जो भूमि दी जाती थी उस भूमि को बोलते थे अमरम। अमरम बोला जाता था उस भूमि को। ठीक है, यानी कि जिसको दिल्ली सल्तनत में इक्ता बोलते थे, इक्ता भूमि बोलते थे, उसी को यहां पर बोलते थे अमरम, उस भूमि को जो इन लोगों को दी जाती थी। ठीक, और इसकी वजह से इन नायकों को कभी कभी अमरम नायक भी कहा गया है। ठीक है, ये लोग यहाँ पर इस भूमि पर भू राजस्व वसूलते थे, अपना खर्चा वगैरह निकालते थे और जो बाकी पैसा बचता था वो साम्राज्य को भेज देते थे। ठीक, यहां तक कोई समस्या तो नहीं? तो ये थी नायंकार व्यवस्था, जो कि इक्ता व्यवस्था के जैसी ही थी और इसका विकास किया था कृष्णदेव राय ने। और ये भूमि, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि दी जाती थी उस भूमि को बोलते थे अमरम। ठीक है, इसके अलावा
राजकीय सेवा के बदले, अगर राजा आपकी राजकीय सेवा से, जो आपने नौकरी या जो भी अच्छा काम किया उससे प्रसन्न हो जाता था, तो उसके लिए वो आपको इनाम भी देता था, और उस इनाम में कुछ अगर भूमि दी जाती थी, लगान मुक्त भूमि, बिना लगान देने वाली भूमि, तो उस भूमि को बोलते थे उम्बलिगा। इधर लिख देते हैं उम्बलिगा, या इसी को बोलते थे उम्बली। तेलुगु भाषा के शब्द हैं सारे ये। उम्बली या उम्बलिगा बोलते थे। उम्बली या उम्बलिगा क्या होती थी कि राजकीय सेवा से प्रसन्न होकर अगर राजा ने किसी को कोई लगान मुक्ति भूमि इनाम में दे दी है तो इसको बोलते थे उम्बली या उम्बलिगा। ठीक है, इसको उम्बलिगी या उम्बलिगा बोलते थे। ठीक, तो ये हो गई हमारी नायंकार व्यवस्था। नायंकार व्यवस्था के बाद अगली है हमारी आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था, इसको साफ कर दूं। यस सर, कर दीजिए। हाँ जी, तो हमने अभी नायंकार व्यवस्था क्या देखी? नायंकार व्यवस्था सैन्य प्रशासन से संबंधित थी, है ना। नायंकार व्यवस्था सैन्य प्रशासन से संबंधित थी, और जो आयंगर व्यवस्था है या आयंगार व्यवस्था है वो बेसिकली संबंधित है ग्राम प्रशासन से। ये ग्राम प्रशासन से संबंधित है। ठीक, यहां पर विजयनगर साम्राज्य में जो गांव होते थे या जो ग्राम होते थे उनकी अपना एक स्वतंत्र इकाई माना जाता था, उनको स्वतंत्र इकाई माना जाता था। और इस गांव के प्रशासन के लिए, गांव के प्रशासन के लिए एक समिति बनाई जाती थी जिसमें 12 लोग होते थे। इनको बोला जाता था आयंगर। इनको आयंगर बोला जाता था। तो जहां पर नायंकर व्यवस्था आपकी सैन्य प्रशासन से संबंधित है, वहीं आयंगर व्यवस्था ग्राम प्रशासन से संबंधित है। ग्राम के प्रशासन के लिए 12 लोगों का एक समूह या एक समिति बनाई जाती थी जिनको बोला जाता था लोगों को आयंगर। ठीक है, इनका काम क्या था? ये जो आयंगर थे इनका काम क्या था? इनका काम था अपने क्षेत्र में शांति स्थापित रखना, अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना। ठीक है, ये इनका काम था। इसके अलावा अपने क्षेत्र की राजस्व व्यवस्था की देख रेख करना भी इनका काम था। कहीं कोई जमीन बेची जा रही है, कोई जमीन खरीद रहा है, तो वो इनकी जानकारी के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता है। इनको बताएगा तभी वो काम होगा। कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही तो वो आयंगर की सहमति से ही होगा। ठीक है, ये जो आयंगर के पद होते थे ये आनुवांशिक होते थे। आनुवांशिक होते थे ये, यानी कि पिता आयंगर है तो पिता के बाद बेटा आयंगर बनेगा। ये आनुवांशिक होते थे। सबसे खास बात यह है कि ये लोग अपने आयंगर के पद को बेच सकते थे, यानी कि आयंगरशिप किसी को पैसे दे के ट्रांसफर कर सकते थे कि अब तुम आयंगर बन जाओ, हमको इतने पैसे दे दो। ठीक है, आयंगर को जो वेतन था वो वेतन के लिए उनको भूमि दी जाती थी। इस भूमि पर लगान
और कर नहीं लिया जाता था। लगान और कर नहीं लिया जाता था। और इस वेतन के लिए जो भूमि दी जाती थी वेतन के बदले अयंगर को, उसको बोला जाता था मान्यम। जैसे आजकल ऑनोरेरियम होता है, मान ऐसे कुछ बोलते हैं ऑनोरेरियम को हिंदी में, ठीक है, मानदेय। तो वैसे ही यहाँ पर उनको उनके काम के बदले में जमीन दे दी गई जिसको बोला गया मान्यम, इसी से मिलता जुलता, जिस पर कोई भी लगान या टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है। 12 आयंगर होते थे। 12 आयंगरों में से उनके पदनाम होते थे कि कौन सा आयंगर किस समिति में किस पद पर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनको देख लीजिए। जैसे यहां पर भी होता था कर्णिक, कर्णिकम होता था यहाँ पर। कर्णिकम आप जानते हैं किसे बोलते थे? अकाउंटेंट को। ठीक है। इसके अलावा एक होता था जिसको बोलते थे सेना भोवा। सेना भोवा, ठीक। ये होता था बेसिकली एक तरीके से गांव का लेखपाल। ठीक है। इसके अलावा होता था बेगरा। इसका काम क्या था? जो मजदूर हैं, मजदूरों के वेतन को देखना कि उनको वेतन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, या अगर उसके अंडर में है तो देना, और बेरोजगारों की देखभाल करना। बेरोजगारों की देखभाल करना का नाम ही है बेगरा, बेगार वाला, यानी कि जिसके पास बेरोजगारी वाला काम हो कुछ। ठीक है। इसके अलावा एक होता था मनियम। मनियम, मनियम को ही बोलते थे रेड्डी, इसी को बोलते थे गौड़। ये होता था गांव का मुखिया। गांव का मुखिया होता था। और इन्हीं आयंगर में एक और आयंगर होता था, इसको बोलते थे तलस या तलारा या तलाइयारी। तलाइयारी, ये होता था चौकीदार। तो ये हमारे कुछ मुख्य आयंगर हैं। ठीक है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं विजयनगर के प्रशासनिक व्यवस्था की, एक नायंकर व्यवस्था, दूसरी आयंगर व्यवस्था। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, इनके अधिकारियों के नाम ध्यान रख लीजिएगा। छोटी सी एक दो चीजें और बची हैं, उनको भी देख लेते हैं यहीं पर। जैसे यहां पर जो रेवेन्यू सिस्टम था, इसको साफ कर दूं। यस सर। जो इनका रेवेन्यू सिस्टम था उसके लिए एक राजस्व विभाग था। राजस्व विभाग, केंद्रीय राजस्व विभाग था। और इस राजस्व विभाग का नाम था, इसको यहां पर बोलते थे अथवन। कहीं कहीं ये 58 लिखा भी मिल जाता है किसी किसी किताब में। तो अथवन या 58 बोला जाता था इसको। किसी भी साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत यही होता है आपका भू राजस्व। तो यहां पर भी भू राजस्व था। और भू राजस्व को यानी कि भूमि कर को बोला जाता था शिष्ट।
विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट बोला जाता था, जिसकी दर थी सामान्यता। यहां पर विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की कोई निश्चित दर नहीं थी, लेकिन जनरल एक रेट जो था जिसको माना जा सकता है वो 1/6 था उपज का। उपज का 1/6। लेकिन ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाती थी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाती थी। जैसे अगर कोई ब्राह्मण है तो उस ब्राह्मण से जो कर था वो 1/20 लिया जाता था। 1/6 की जगह 1/20, उपज का 1/20 भू राजस्व लिया जाता था। अगर कोई जमीन किसी मंदिर की है तो मंदिर की भूमि पर, मंदिर की जमीन पर 1/30 टैक्स लिया जाता था उपज का। और ऐसे ही जगहों के हिसाब से, लेकिन एक जनरल रेट 1/6 माना जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ भूमि होती थी, जैसे उनके नाम आपको पता ही है, ब्रह्मदेय। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। गुप्त काल मौर्य काल में भी ब्रह्मदेय नाम आया था। ब्रह्मदेय वो जमीन होती थी जो ब्राह्मणों को दी जाती थी और उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। ऐसे ही देवदेय है। देवदेय क्या होता है? मंदिरों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। ठीक है। उम्बली हम लोग देख ही चुके हैं कि किसी राजकीय सेवा से खुश होकर इनाम में कोई भूमि दे दी जिस पर टैक्स नहीं, उसको उम्बली बोला गया। ठीक। यहां पर एक नाम आता है एरीपत्ती। एरीपत्ती बेसिकली होती थी जलाशय की भूमि, सिंचाई से संबंधित। ठीक है। ठीक। एरीपत्ती ये भूमि का प्रकार था जो जलाशय की भूमि होती थी, जलाशय से संबंधित भूमि होती थी। और यहां पर इसके लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं था। ठीक। यहाँ के सिक्कों पे कभी कभी सवाल आता है कि किस प्रकार के सिक्के चलते थे, तो यहाँ के सिक्कों के नाम नोट कर लीजिए। आपको पता है कि यहाँ पर जो टकसाल होती थी, टकसाल को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे टकसाल को? जोरी खाना। जोरी खाना। खाना। बिल्कुल सही। सिक्कों के प्रकार, विजयनगर साम्राज्य में सिक्के। तो यहाँ का जो मुख्य सिक्का था उसका नाम था वराह। वराह ये मुख्य सिक्का था, सोने का सिक्का था, स्वर्ण का सिक्का था। इसी वराह को हूड़ भी बोला जाता था, इसी को पगोड़ा बोला जाता था, या पौन भी बोला जाता था। तो ये सोने का सिक्का होता था। सबसे ज्यादा चलने वाला सिक्का यही था, वराह। वराह के बाद आता था प्रताप। प्रताप या परतब। प्रताप या परतब ये भी सोने का सिक्का था। सोने का छोटा सिक्का। ठीक है। सोने का छोटा सिक्का। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक वराह बराबर होता था 2 प्रताप। इसके बाद आता है फड़म। फड़म भी सोने का छोटा सिक्का। ये कितना छोटा होता था?
ये होता था 1 वराह बराबर 20 फड़म, या 1 प्रताप बराबर 10 फड़म। एक वराह बराबर 20 फड़म, एक प्रताप बराबर 10 फड़म। अगला सिक्का था तार। ये चांदी का सिक्का था। ये चांदी का सिक्का था और यहां पर 1 फड़म बराबर होते थे 16 तार। अब अगर 1 फड़म बराबर 16 तार तो 1 वराह बराबर होता था 320 तार। धौर हरे, ये भी चांदी का सिक्का था, कम प्रचलित था। ठीक है। इसके अलावा तांबे का भी एक सिक्का चलता था, इसको बोलते थे डिजिटेल। डिजिटेल, ये तांबे का सिक्का था। तो वराह सोने का सिक्का, प्रताप या परतप सोने का छोटा सिक्का, 1 वराह बराबर 2 प्रताप होते थे। उसके बाद फड़म आया, ये सोने का और छोटा सिक्का था, 1 वराह में 20 फड़म होते थे या 1 प्रताप में 10 फड़म होते थे। चांदी के सिक्के को तार बोलते थे, जो 1 वराह में 320 होते थे या 1 फड़म में 16 होते थे। धौर हरे भी चांदी का एक सिक्का था और डिजिटल तांबे का सिक्का होता था। सर ये पगोड़ा के बाद क्या लिखा? पौन? पौन, पौन, पौन। इसी को पगोड़ा या पौन भी बोलते थे। ठीक है। साफ कर दें। जी सर। न्याय व्यवस्था बहुत छोटा सा टॉपिक, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। न्याय व्यवस्था सबसे ऊपर जो होता था वो कौन होता था न्याय व्यवस्था में? राजा खुद। ठीक है। राय होता था, सबसे ऊपर राय होता था, और जब वो न्याय करने बैठता था तो उसको समयाचार्य बोलते थे। समयाचार्य, जब वो न्याय करने बैठा था उसको समयाचार्य बोलते थे। ठीक। और राजा का जो न्यायालय था, राजा का जो न्यायालय था उसको बोलते थे शस्त्रिता। शस्त्रिता। शस्त्रिता के नीचे जो एक न्यायालय होता था, जैसे हम लोग अभी देखते हैं हमारे यहाँ पर एक जिला न्यायालय, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही सबसे ऊपर शस्त्रिता राजा का न्यायालय, उसके नीचे होता था जो न्यायालय उसको बोलते थे मुद्रिता। मुद्रिता। मुद्रिता के नीचे होता था प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। मानो। ठीक है। प्रतिष्ठा हमारे पास गांव के न्यायालय होते थे, गांव के न्यायालय प्रतिष्ठा कहलाते थे। सबसे ऊपर शस्त्रिता, फिर मुदिता और फिर लास्ट में प्रतिष्ठा। पुलिस को, पुलिस विभाग को बोला जाता था कवलिकार या कवलगर।
पुलिस विभाग को कवलिकार या कवलगर बोला जाता था और पुलिस अधिकारी को भी कवलिकार या कवलगर बोलते थे। ठीक। पुलिस को वेतन देने के लिए, पुलिस को वेतन देने के लिए एक कर बनाया गया था, एक कर लगाया गया था। यानी कि पुलिस को वेतन देने के अलग से टैक्स लगाया गया और उस टैक्स का नाम था अरासु स्वतंत्रतम। अरासु स्वतंत्रम, ये एक टैक्स का नाम था। इस टैक्स से जो पैसा आता था उस टैक्स से पुलिस विभाग को दिया जाता था क्या? वेतन। ठीक है। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, पोलीगर। ये नाम आपको मिलेगा आगे। पोलीगर, पोलीगरों की नियुक्ति की गई थी विजयनगर साम्राज्य के लोगों के शासकों के द्वारा। जंगली आदिवासियों के विद्रोहों को दबाने के लिए। फिर ये खुद आगे जाके मुसीबत बन जाते हैं। जंगली आदिवासियों के विद्रोहों को दबाने के लिए पोलीगरों की नियुक्ति की गई थी यहां पर इस साम्राज्य में। तो इतना है, इतना हम लोग रखते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गणिकाएं भी थी विजयनगर साम्राज्य में, जिनको सामाजिक मान्यता मिली हुई थी, वैधानिक रूप से वो काम कर सकती थी। ठीक है। तो ये हमारा था विजयनगर साम्राज्य। और अब इसके बाद कुछ लोगों को, आप लोगों में से किसको उत्तराखंड का प्री देना है? कोई दे रहा है? हाँ सर, डाला हुआ है। अच्छा, तो मेरे पास मैसेज, डाला हुआ है सर। ठीक है। तो मेरे पास अभी मैसेज आया था कुछ लोगों का, वो कह रहे थे क्योंकि उत्तराखंड का प्री जो है वो 3 अप्रैल को है, तो अब इसके बाद सीधे मॉडर्न शुरू कर दें। तो क्या करना है, मॉडर्न शुरू करें कि जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहें? शुरू कर लीजिए सर, मॉडर्न शुरू करने से ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे और फिर बीच का हमारा जो मुगल काल है, बेसिकली मुगल काल ही है जो बीच में बड़ा बचता है, बाकी उसके बाद तो फिर मॉडर्न है। तो हम लोग फिर मॉडर्न शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। सर ये मुगल काल कितने दिन हो जाएगा? जितना समय दिल्ली सल्तनत में लगा था उसमें 1-2 दिन और जोड़ लीजिए, या 1-2 दिन कम कर लीजिए, उसी के आसपास लगेगा। सर हाँ जी। तो सर फिर सीक्वेंसी में क्यों ना चले हम, क्योंकि सर मेन तो अपना जो टारगेट है वो तो वही है अपना, उसमें तो एक रिदम के लिए मेरा ऐसा मानना है, मतलब हाँ, रिदम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी रिदम सब नहीं टूटेगी क्योंकि कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, तो सही है सर, फिर कर तो चलिए देख लेते हैं और बात कर लेते हैं फिर उसके ठीक बाद है से। सर, फिर मॉडर्न हिस्ट्री कर। हाँ ठीक है। तो सर ज्योग्राफी ऐसी जो रहेगी क्या? क्या बोल रहे हैं विभू जी? मैं कह रहा हूँ सर जियोग्राफी की क्लास इसी तरह चलती रहेगी जैसे चल हाँ, रही है? ज्योग्राफी में आपका जो है हम लोग कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और कॉन्टिनेंट जल्दी से खत्म करके ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। कॉन्टिनेंट जल्दी खत्म हो जाएंगे। सर करंट अफेयर सर आगे के नोट्स मिल जाएंगे सर? ठीक है, मिल जाएंगे, 1-2 दिन में आपको देते हैं। ठीक है, आगे का। सर इसमें जो क्लाइमेट वगैरह के जो टॉपिक हैं, क्लाइमेट हाँ, मैंने बताया था प्रीलिम्स के लिए करना होगा। मैंने बताया था कल की क्लास में, और उसके पहले भी मैंने एक बार बोला था कि जो क्लाइमेट वगैरह है वो कॉन्टिनेंट के बाद पढ़ेंगे।
हाँ जी। बाकी हम लोग जो फिजिकल वाला पार्ट था वो तो कर ही चुके हैं, जो बाकी फिजिकल वाला पार्ट है क्लाइमेट वगैरह वो हम लोग कॉन्टिनेंट्स पढ़ने के बाद। ठीक है, हाँ जी। चलिए फिर इतना रखते हैं। हाँ जी, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू। वेलकम। सर वो दीपों वाली सीट डाल देना। बस डाल देते हैं, तुरंत डाल देते हैं। ठीक है। हाँ जी।